गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो आज का सेशन रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लो आप, चाहे एमसीक्यू कह लो, प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो पंजाब के एग्जाम्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे हरियाणा के एग्जाम हो, लेकिन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जिन लोगों को आंसर्स आते होंगे फटाफट कमेंट कर देंगे, और जिन लोगों को आंसर नहीं आते हैं वो एक्सप्लेनेशन मुझसे ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ लीजिए पहला क्वेश्चन और फटाफट से आंसर दे दीजिए। लीजिए, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है और फाउंडर का नाम पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसने दिया। तो सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ये पंजाब का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पंजाब के क्लर्क के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया। तो बहुत सारे फाउंडर्स हैं, तो इतने फाउंडर्स हमें पढ़ने नहीं हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर ये फाउंडर है जिसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देने वाला कौन था, तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन था। ओके, तो जब हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो बात ऐसी है कि ये आपका सीपीयू है जिसके अंदर एएलयू है, एमयू है, सीयू है। ये क्या चीज़ें हैं इन पर भी बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइस इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होने के लिए चीज़ें प्रोसेसर के अंदर जाती हैं, उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए मिलता है। ठीक है, तो आउटपुट जो हमें प्रोवाइड हो रहा है वो कौन दे रहा है, आउटपुट डिवाइस दे रहा है। ये जो बना है दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, और ये देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन था। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन कवर हो जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या है। ये सीपीयू आपको दिख रहा है ना, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये भी यहीं पर कवर कर लेते हैं हम लोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में पहला कंपोनेंट आता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है, हाँ या ना आता है। जैसे किसी नंबर को ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू या नॉट इक्वल्स टू आप चेकआउट कर रहे हैं, तब जो रिजल्ट आएगा वो या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, तो इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। ओके, तो एएलयू से क्वेश्चन क्या बनेगा, एएलयू का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसका फंक्शन जो है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, तो दूसरा कंपोनेंट कौन है, एमयू। एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में आप कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हैं, और आप लोगों को वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी मेमोरी यूनिट की भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी उसका। ओके, तो मेमोरी यूनिट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हम पढ़ते हैं केबी, एमबी, जीबी, बिट, बाइट, निबल, ये यूनिट्स। यानी किसी भी फाइल को आप स्टोरेज तो प्रोवाइड करोगे ना, उस स्टोरेज को हम किस में नापते हैं। जैसे मैथ्स में डिस्टेंस को नापना है, पानी को नापना है, तो यूनिट है ना। वैसे ही कंप्यूटर में अगर मेमोरी को नापना है, स्पेस को नापना है, तो हमारे पास यूनिट है। वो यूनिट मेमोरी यूनिट में कंसिडर की जाती है कि कोई फाइल कितना साइज हमने उसको प्रोवाइड किया है। क्या वो 2 MB की फाइल है, 5 GB की फाइल है, तो ये जो MB, GB, KB है, दीज आर मेमोरी यूनिट्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा है CU। CU यानी कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट का जो क्वेश्चन आता है वो उसका फंक्शन ही है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है जी, कंट्रोलिंग ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग ही करता है, लेकिन वो बेसिक ऑपरेशन लाइक इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस परफॉर्म नहीं करता। यानी जिस तरीके के फंक्शन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस परफॉर्म करते हैं, उस तरीके के फंक्शन CU परफॉर्म नहीं करता है। CU का काम सिर्फ कंट्रोलिंग है। जैसे आप मान के चलिए आप किसी एकेडमी में पढ़ने के लिए आ गए हैं, ठीक है, और आपको नहीं बताया गया कि आपकी 9 से 10 बजे इस रूम के अंदर इस सब्जेक्ट की क्लास है, तो आप तो घूमते ही रह जाओगे ना एकेडमी के अंदर। तो आपको मैनेज किसके जरिए किया जाता है, टाइम टेबल के जरिए मैनेज किया जाता है। तो हमें सीपीयू के जो फंक्शन है उसमें मैनेज कौन कर रहा है, तो सीयू मैनेज कर रहा है, क्योंकि दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमेशा जुड़े हुए हैं, एक माउस है और दूसरा कीबोर्ड है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट दे रहा है, क्या उसने बोला कि फाइल को सेव करना है, या उसने बोला कि उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, या उसने डायरेक्टली बोल दिया कि प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दो। तो ये सब तो देखना पड़ेगा ना, मैनेज तो करना पड़ेगा किस चीज ने कहाँ जाना है। तो इसको मैनेज करने का काम सीयू करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। अगला कंपोनेंट है दैट इज रजिस्टर। अगेन रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर है क्या, रजिस्टर एक मेमोरी है।
ठीक है, रजिस्टर मेमोरी स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है। लेकिन अगर हम हिरारिकी की बात करें, मेमोरी के हिरारिकी की बात करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी आती है वो रजिस्टर आती है, रजिस्टर के बाद कैशे आती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास HSSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा कि स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ कैशे था, तो आंसर कैशे हो गया। लेकिन ये सेम क्वेश्चन 2025 वाले शिफ्ट में UGC में ये क्वेश्चन आया कि स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, और ऑप्शन में रजिस्टर और कैशे दोनों आ रखा था। तो रिजल्ट क्या हो जाना है जी, रजिस्टर हो जाना है, क्योंकि हिरारिकी के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है, क्योंकि रजिस्टर इज कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अंदर ही पड़ी है। लेकिन जो कैशे मेमोरी है वो कहाँ पड़ी है, तो कैशे मेमोरी कुछ इस तरीके से होती है, ये आपका सीपीयू होता है, ये हमारी रैम होती है, और ये हार्ड डिस्क होती है ना। तो मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट्स बताए थे, पहले भी ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये अगर सीपीयू है, ये रैम है यानी प्राइमरी मेमोरी है, और ये हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी है, तो इन लोगों को तो सीपीयू डायरेक्ट कभी मिलता ही नहीं है, इनको सीपीयू तो चाहिए, हर एक फाइल को सीपीयू चाहिए ही चाहिए। लेकिन सीपीयू तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या है, ये पहले यहाँ पर लोड होंगे, उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यानी अगर मैं बात करूँ रैम और यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन दोनों में फास्टेस्ट कौन है, तो जी प्राइमरी मेमोरी फास्टर है, क्योंकि वो सीपीयू के नजदीक है, ज्यादा डायरेक्टली सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है, इसीलिए। अब सीपीयू और रैम दोनों के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। तो कैशे से सीपीयू तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है, और रैम से सीपीयू तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो अब फास्टेस्ट कौन हो गया जी, कैशे हो गया। लेकिन रजिस्टर कहाँ है, तो रजिस्टर जो है वो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है, यानी सीपीयू के अंदर ही पड़ा है, तो अब फास्टेस्ट कौन हो गया, रजिस्टर हो गया। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर लिए इसी के साथ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, HSSC क्लर्क 2019। क्वेश्चन बहुत आसान है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, जो किसी को किसी ना किसी तरीके से पॉइंट आउट करे, ठीक है, वो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। पॉइंट आउट यानी कैसे, जैसे मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ना इसको। आप माउस के जरिए अगर पॉइंट आउट करते हो तो इस साइन के जरिए होता है जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, और एक कर्सर होता है, कर्सर से हमें ये पता चलता है कहाँ से आपने लिखना शुरू करना है ना, कर्सर आपको ये बताता है। चलिए, तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, पहला तो माउस ही है, उसके बाद जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद ट्रैक बॉल, स्टाइलस, स्टाइलस इज दिस स्टाइलस, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गए। ठीक है, टच पैड भी आएगा वैसे इसमें, लाइट पेन भी आएगा, ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आएंगे। अब ऑप्शन में देख लीजिए पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा आ रखा है, तो पॉइंटिंग डिवाइस है कौन सा, जो किसी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये डिवाइसेस हैं जो पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो जी ट्रैक बॉल आ जाएगा आंसर, कीबोर्ड नहीं है, बारकोड रीडर नहीं है, OMR का फुल फॉर्म भी बता दोगे मुझे, OMR इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और होता क्या है, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि OMR शीट्स होती हैं जिनमें हम सर्कल करते हैं ना, वो OMR शीट्स। ओके, उन्हें पढ़ने के लिए हम OMR नाम का इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इज कौन सी स्टेटमेंट इज ट्रू, जो वीडियो गेम खेलने के लिए यूज होता है वो जॉयस्टिक। चलो, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है ये बताना है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, कैशे मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैम, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके, देखिए जरा, मैंने क्या बोला, ये सीपीयू है, मैंने आपको मेमोरी में एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, यही वाला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से ईच एंड एवरी क्वेश्चन मेमोरी का कंप्लीट है, ये ध्यान रखेंगे। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में मिलेंगे। ये सीपीयू है, ये रैम है, और ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। ओके, तो अब यहाँ पे कैशे मेमोरी के बारे में पूछा गया है, तो कैशे मेमोरी के लिए हम क्या बात करते हैं, कैशे मेमोरी कहाँ प्रेजेंट है, सीपीयू और रैम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को कह सकती हूँ, क्या कैशे जो है वो स्लो है रैम से, तो नहीं है भाई स्लो, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है सीपीयू के एज कंपेयर टू रैम,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है, क्योंकि कैशे मेमोरी फास्टर है इसलिए। उसके बाद देखिए, सीडीज, डीवीडीज और मैग्नेटिक टेप आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस। तो भाई मैग्नेटिक टेप तो नहीं है, लेकिन सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मीडिया जरूर है। देखिए थोड़ा सा और बात करते हैं इनके बारे में जरा। चलिए, पहले तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का मैक्सिमम स्टोरेज कितना है? तो 700 MB स्टोर करता है। उसके बाद डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क, दोनों सही है, डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। और 4.7 GB उसका मैक्सिमम स्टोरेज है। तो डीवीडी भी आएगा, एक बीआरडी भी आएगा। बीआरडी इज ब्लू रे डिस्क। और ये कितना डाटा स्टोर करता है? तो स्टोर करता है 25 GB, लेकिन सिंगल लेयर में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, लेयर बढ़ेगा तो इसका स्टोरेज बढ़ेगा। ओके, तो ये 4.7 GB और ये 25 GB सिंगल लेयर में, ठीक है। तो ये तीन ही ऑप्टिकल डिवाइस हैं। कौन कौन? कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और बीआरडी, ये तीन ही ऑप्टिकल डिवाइस हैं। ओके, मैग्नेटिक टेप क्या है? तो मैग्नेटिक, समझ में आ रहा होगा आपको, पुराने टाइम पर हम लोग कैसेट नहीं इस्तेमाल करते थे गाने सुनने के लिए, उसके ऊपर रील लगी होती थी, देखी होगी आप लोगों ने वो कैसेट, ऊपर रील लगी होती थी, और अगर आप उसको फॉरवर्ड कर दो गाने को बहुत ज़्यादा आगे, कि पहले गाने से 5वें गाने पे जंप करना है, तो वो रील पूरी की पूरी बाहर निकल आती थी, फिर उसको इस तरीके से कर करके हम अंदर डालते थे, ये ध्यान होगा आप लोगों को, है ना। तो यानी जो मैग्नेटिक टेप है वो वाली कैसेट है। ओके, वो वाली जो रील्स हैं, वो टेप जो होती है उसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, और ये सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। ओके, वो जो रील है, और ये रील आप लोगों ने मूवी के लिए भी देखी होगी, पुराने टाइम में जो मूवीज होती थी वो इन्हीं मैग्नेटिक रोल्स में, मैग्नेटिक टेप वाले रोल्स होते थे बड़े बड़े, और पुराने टाइम की मूवीज भी 4-4 4.5 घंटे की होती थी, लंबी चौड़ी मूवीज। तो यानी मैग्नेटिक टेप में जो डाटा एक्सेस होता है वो सिक्वेंशनली होता है, यानी 1 by 1, आप कभी भी किसी भी फाइल पे जंप नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब आप गाने को ज्यादा फॉरवर्ड करते थे तो वो रील बाहर निकल आती थी, क्योंकि आप ज्यादा फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक टेप है ये भी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है, जिसके अंदर कैसेट आती है, ठीक है। और ऑप्टिकल मीडिया के अंदर कौन आता है? सीडी, डीवीडी और बीआरडी आती है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, दोनों स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पंजाब और चंडीगढ़ पेपर्स के लिए बी, ये ईमेल का क्वेश्चन 2 सीसी एंड बीसीसी वाला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दिल्ली पुलिस वालों ने तो करना ही है, ठीक है, क्योंकि उनका 10 मार्क का कंप्यूटर आना है, जिसमें से 8 नंबर तो पक्के हैं एमएस ऑफिस के, लेकिन जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें से एक जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेट। ओके, और हर एग्जाम्स में इंटरनेट का तो एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, चाहे 5 सीईटी में भी 4 क्वेश्चन आने हैं, और एक क्वेश्चन इंटरनेट टॉपिक से होने वाला है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। पिछले सीईटी में भी एक क्वेश्चन इंटरनेट से था। चलिए, क्वेश्चन क्या है? द पार्ट ऑफ ईमेल दैट शोज अ कॉपी सेंड टू अदर रेसिपिएंट इज कॉल्ड। ईमेल का वह भाग जो अन्य लोगों को भेजी गई प्रति दिखाता है, देखिए क्या है, प्राप्तकर्ताओं को भेजी गई प्रति दिखाता है, क्या कहते हैं उसको? ईमेल का पहले तो मुझे फुल फॉर्म बताएंगे। तो ये सभी को पता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसका फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर इज रे टॉमिल्सन। इसका फाउंडर हो गया रे टॉमिल्सन। ओके, तो जब हम कंपोज करते हैं मेल, तो उस पर लिखा होता है 2 सीसी और बीसीसी। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म मुझे पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? सीसी यानी कार्बन कॉपी, सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये ईमेल वाला टॉपिक। ओके, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सारे यहीं पर कवर अप करवा दूंगी आप लोगों को। इसी क्वेश्चन में ये वाला इंटरनेट वाला टॉपिक, सॉरी ईमेल वाला टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन से पहले दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई अटैचमेंट होती है ना, अटैचमेंट, अटैचमेंट में आप फाइल को अटैच करते हो, फोटो या वीडियो अटैच करते हो, तो उसका सिंबल क्या है ये बताना है। तो जी सिंबल होता है पेपर क्लिप। पेपर क्लिप इस तरीके से बना होता है ना, सर्कुलर फॉर्म में कुछ ऐसा सा, ठीक है, मेरे से इतना सुंदर बनेगा नहीं,
तो आप लोग ज़रा चेक कर लेंगे, जो पेपर वाली क्लिप होती है ना लगाने वाली, वैसा सिंबल होता है इसका, ओके, अटैचमेंट का, जिससे आप किसी फाइल को अटैच करते हो, कोई पीडीएफ अटैच करते हो, वीडियो या ऑडियो, एनीथिंग, कुछ भी अटैच करते हो फाइल पर जो आप भेजते हो मेल के थ्रू, वो चीज़, उसके लिए पेपर क्लिप जैसा आइकन इस्तेमाल होता है, ओके। चलिए अब दोबारा अपने इस कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। तो 2cc और बीसीसी लिखा है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज़ें क्या हैं। तो ऐसे मान के चलिए आप और मैं, हम 10 लोग हैं जो एक टीम में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक टीम लीडर है, ओके, एक हमारा टीम लीडर है और हम 10 लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, ओके। और उस कंपनी का एक सीईओ होगा या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी भी होगा एक बंदा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरी कंपनी, मेरी जो टीम थी, उसका जो टीम लीडर था, उसने मुझे कहा आप सबको मैं एक मेल भेज दूं, ऑफिशियल काम हो रहा है। तो उस टीम लीडर ने मुझे कहा आप सबको मैं मेल भेज दूं। तो आप सबकी मेल आईडी मैं कहाँ रखने वाली हूँ, 2 में रखने वाली हूँ, ठीक है। और हर एक की मेल आईडी लिखने के बाद अगर मुझे 2 लोगों की मेल आईडी लिखनी है तो मैं सेपरेट विद कॉमा करूंगी, ठीक है। हर एक की मेल आईडी को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है दोबारा से, कि 2 में एक दिन में या एक टाइम पर आप कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं। तो आंसर इज 500। फ्री में तो 500 को भेज सकते हो, लेकिन 501 भी मेल भेज पाओगे, लेकिन वो चार्जेबल होगी, उसके पैसे कटेंगे। तो एक दिन में या एक टाइम पर आप कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं, 500 को। तो 2 में कितनी मैक्सिमम मेल आईडीज लिखी जा सकती है, 500। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन वो पेड होने वाली है, ओके। तो अब दोबारा अपने चीज़ों पर आ जाते हैं, हम जरा थोड़ा सा भटक जाते हैं हम बार बार इधर उधर, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसीलिए। चलिए, तो भाई मेरे टीम लीडर ने मुझे कहा था हम सबको मेल भेजने के लिए, अपने 10 मेंबर हैं जो टीम के, उनको मेल भेजने के लिए, ओके। तो मैंने मेल भेज दी। अब उनमें से एक बंदा उठकर चला गया टीम लीडर के पास और उसने कहा मुझे तो कोई मेल मिली ही नहीं भाई ऐसी। अब उस टीम लीडर को ये क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या उसको मेल मिली या नहीं मिली, उस बंदे को, उसे मुझे कॉल करना पड़ेगा कि भाई मैम आपने उसको मेल भेजी थी या नहीं भेजी थी। अब क्या पता मैं कॉल पिक ना करूं, तो फिर तो और उस वो बताने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए उसे मुझे फोन करना पड़ रहा है। तो ये ना करना पड़े तो इसीलिए हम मेरे टीम लीडर को कहाँ रख देंगे, उसकी मेल आईडी सीसी में। तो सीसी में रखने से क्या हुआ, उसके पास एक कार्बन कॉपी चली गई है, कॉपी ऑफ द मेल चली गई है, जिसकी वजह से उसे मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा पता करने के लिए क्या उसके पास मेल गई थी उस बंदे के पास या नहीं। जो उसके पास उठकर आया था उसने कहा मुझे मेल तो मिली ही नहीं, ठीक है। वन ऑफ द कॉपी उसके पास गई है जिसको आपने सीसी में रखा है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सीसी। यहाँ पे दिया है ना, द पार्ट ऑफ ईमेल दैट शोज अ कॉपी सेंड टू अदर रेसिपिएंट, ठीक है। तो उसको हम कहाँ रखते हैं, सीसी में। तो क्वेश्चन ये वाला तो कवर हो गया, ओके। आगे देखिए, बीसीसी में हम किसको रखने वाले हैं, जिसको हमने हाइड करके मेल भेजनी है। अब जो उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर था, उसके पास भी तो मेल जानी चाहिए ना, कि ऑफिशियली हम किस तरीके की मेल एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो जानी चाहिए ना मेल। तो उसको हम कहाँ रखेंगे, बीसीसी में। लेकिन अब कौन किसको देख सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, इसलिए पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि 2 में हम उन लोगों की मेल आईडी लिखने वाले हैं जिनको हमने डायरेक्ट मेल भेजनी है, और सीसी में हम उस बंदे को रखेंगे जिसको हमने वन ऑफ द कॉपी भेजनी है, और बीसीसी में हम उसको रखेंगे जिसे मुझे हाइड करके मेल भेजनी है। तो 2 और सीसी आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, मतलब 2 को पता होता है कि सीसी में किसकी मेल आईडी है, और सीसी को ये पता होता है कि 2 में किसकी मेल आईडी है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा जब आप किसी को हाइड करके मेल भेजते हो तब उसकी मेल आईडी बीसीसी में रखते हो, ठीक है। तो 2 और सीसी वाले नहीं देख सकते कि बीसीसी में किसकी मेल आईडी है, लेकिन बीसीसी वाले देख सकते हैं कि 2 और सीसी में किसकी आईडी रखी गई है, ओके। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। इस पर बेस एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो पंजाब के पेपर्स में आया है, लेकिन क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बना है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो सुन लीजिए। 2 में मेल आईडी लिखी है abc@gmail.com, ठीक है। उसके बाद सीसी में मेल आईडी लिखी है xyz@gmail.com, ओके। और बीसीसी में आईडी लिखी है mno@gmail.com, और एक और आईडी लिखी है pqr@gmail.com, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपने ये बताना है कि MNO
MNO किस किस को देख सकता है, ठीक है, MNO किस किस को देख पाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि BCC में जिसकी मेल आईडी लिखते हो वो 2 और CC को देख सकता है, लेकिन 2 और CC वाले BCC को नहीं देख सकते। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन किसको देख पा रहा है कौन किसको नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो जब आप हाइड करके मेल भेज रहे हैं उसकी मेल आईडी BCC में रखेंगे, तो 2 और CC वाले BCC वाले को नहीं देख सकते, लेकिन BCC वाला 2 एंड CC को देख सकता है, और 2 और CC वाले आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि MNO वाली जो मेल आईडी है, MNO वाला जो बंदा है वो किसको देख सकता है, फटाफट से आंसर देंगे मुझे, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जवाब है MNO वाला ABC को भी देख पाएगा और XYZ को भी देख पाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन, क्या MNO PQR को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? तो नहीं देख पाएगा। BCC में अगर दो लोगों की आईडीज हैं तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो जो MNO है वो ABC और XYZ को देख पाएगा, लेकिन PQR को नहीं देख पाएगा, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रेजेंट हूँ और इतने अच्छे अच्छे आप लोगों को MCQs करवा रही हूँ, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता ही है मेरी वीडियो को। साथ में आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर दिया है चैनल, तो आप लोग बाकी लोगों से भी शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, विच फंक्शन ऐड वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन इन MS एक्सेल, चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दे रखा है तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहली बात तो इसने कहा है एक फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, और वो फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में पूछ रहा है जो ऐड करता है, तो ऐड करने वाला तो सम होता है फंक्शन, ओके, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन वो कैसे काम करेगा, वो बेस्ड ऑन अ कंडीशन काम करेगा, ठीक है। तो हमें ये बात पता होगी कि हम लोग एक इफ फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में जो कंडीशन पर काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो उससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम इफ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सम इफ। थोड़ा सा समझ लेते हैं इफ कैसे काम करता है। इक्वल टू इफ, इफ जो है एक लॉजिकल फंक्शन है, ओके। तो काम जरूरी है समझना। देखिए कि कहाँ क्वेश्चन आया उस पर भी मैं बात करूंगी, ओके। तो पहले इसका फंक्शन समझ लीजिए। चंडीगढ़ ASI में इसका क्वेश्चन था शीट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बाकी एग्जाम में शीट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे। चंडीगढ़ ASI वालों को तो इसकी वर्किंग समझनी है, क्योंकि एक शीट दी होगी और ये फंक्शन दिया होगा। दोनों बार क्वेश्चन आया है, 2022 और 23 दोनों बार पेपर हुआ है। तो 22 में जो क्वेश्चन आया है वो इफ फंक्शन का आया है शीट बेस्ड, और जो 23 में क्वेश्चन आया था वो सम इफ का आया था शीट बेस्ड एक्सेल का, ओके। तो ये चंडीगढ़ ASI की बात हो गई। उसके बाद अभी पंजाब का सीनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ 2024 में। उसमें क्वेश्चन था इफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, यानी लिखने का तरीका कौन सा है, वैलिड कौन सा है सिंटेक्स का तरीका। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ये बनता ही है, ये जो बना है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, समझनी तो पड़ेंगी बिल्कुल। चलिए, तो मुझे ये निकालना है इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, ये मान के चलते हैं, तो इसका आंसर या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। उसके बाद इफ काम कैसे करता है, तो कंडीशन पर काम करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड आंसर आएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उससे रिलेटेड आंसर आएगा। जैसे मुझे ये निकालना है कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, ओके। तो स्टूडेंट का पास या फेल उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। अब मैंने ऐसे माना, मैं ऐसी कंडीशन देना चाहती हूँ कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तो स्टूडेंट पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा माना इक्वल टू इफ A2 नाम का जो सेल है उसके अंदर एवरेज निकली हुई है स्टूडेंट की, और उस पर मैं कंडीशन लगा रही हूँ। अगर A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो स्टूडेंट क्या हो जाए, पास, नहीं तो स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल। इस तरीके से हम काम करते हैं, ओके। एक और चीज समझते हैं, थोड़ा सा जर्नल सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है। इफ का इक्वल टू इफ, पहले हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है,
और अगर कंडीशन, ये जो कंडीशन हमने यहाँ लिखी है, अगर ये ट्रू है तो जो भी कुछ यहाँ लिखा होगा वो रिजल्ट बन जाता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो भी कुछ यहाँ लिखा होता है वो रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, ये इफ की फंक्शनिंग है, लेकिन ये एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ओके, एग्जैक्ट सिंटेक्स भी मैं लिख रही हूँ। तो कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन है, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये रिजल्ट आएगा जो भी कुछ यहाँ लिखा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, जो भी कुछ यहाँ लिखा है वो रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब मानिए कि A2 में वैल्यू आ गई 60। ठीक है, 60 आते ही क्या हुआ, कंडीशन मेरी ट्रू हुई या फॉल्स हुई? A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई मेरी, तो कहाँ क्या रिजल्ट आएगा, पास आ जाएगा। अब A2 की वैल्यू है 15। ठीक है, A2 की वैल्यू है 15, तो मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो वो कहाँ जाता है, यहाँ पर जो भी लिखा है वो रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट बन जाएगा, फेल। सिंपल। ओके, इफ कुछ ऐसे काम करता है। अब मैं आपको सिंटेक्स लिख देती हूँ, क्योंकि पंजाब के सीनियर असिस्टेंट पेपर में आया था, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए इसका सिंटेक्स क्या है। और स्टूडेंट्स मुझे ऐसे पूछने लगे थे, मैम सीनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें तो ना सी या C++ लैंग्वेज आई थी, और क्वेश्चन ये सिंटेक्स का था, C++ लैंग्वेज नहीं आई थी। वो खाली HSSC वाले पूछते हैं, बाकी पेपर्स वाले नहीं पूछते। ठीक है, तो वो इफ का, एक्सेल में इफ लॉजिकल फंक्शन है, उसका सिंटेक्स पूछा गया था। इक्वल टू इफ, यहां पर आता है लॉजिकल टेस्ट, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन, कॉमा, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, ये अंडरस्कोर यूज हो रहे हैं। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, वो वैल्यू लिखी जाएगी जो ट्रू है, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। आप लोगों को यहां ध्यान रखना है कि कहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही है, कहां पे पैरेंथेसिस और कहां पे कॉमा। तो जब इफ को स्टार्ट करेंगे तो पैरेंथेसिस है, सेपरेशन के लिए कॉमाज हैं, और ये जो चीजें लिखी जाएंगी, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ये लिखी जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। यही ब्रैकेट्स इस्तेमाल होंगी, यही कॉमाज इस्तेमाल होगा, और कुछ नहीं। तो ये आपका इफ का सिंटेक्स है। ठीक है, उसके बाद काउंट इफ दे रखा है। काउंट इफ क्या करेगा, काउंट एक फंक्शन है जो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है, लेकिन इफ है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करेगा। ओके, वी लुकअप क्या करता है, तो वी लुकअप इज वर्टिकल लुकअप, और इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि वर्टिकल लुकअप क्या करता है, वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या करता है, लुकअप यानी ढूंढ रहा है, इट लुकअप द वैल्यूज, वैल्यू को ढूंढता है, लेकिन कैसे ढूंढता है, अक्रॉस द कॉलम ढूंढता है, क्वेश्चन कवर। ठीक है, और सम इफ का तो ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सम इफ था। ओके, तो चलिए काफी क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC फीमेल कांस्टेबल का जब पेपर हुआ था, ये पिछले कुछ सालों की बात है, फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था HSSC, तो उसमें इवनिंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था और उसी के मॉर्निंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर की स्पीड मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज गीगाहर्ट्ज। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, सिस्टम क्लॉक स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पूछ लिया गया, या प्रोसेसर पूछ लिया गया, किस में नापते हैं, तो आंसर गीगाहर्ट्ज ही होना है। तो आजकल हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, वैसे हम हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में नाप सकते हैं, ये भी जरा ध्यान रखेंगे। 99% अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऑप्शन में गीगाहर्ट्ज ही होगा, लेकिन 1% की बात है कि अगर वो हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज देते हैं तो वो भी सही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए मुझे जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, फटाफट पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, .wav file format is associated with which type of file? क्या ये वीडियो है, साउंड है, या इमेज है, या वर्ड डॉक्यूमेंट है? तो आंसर इज साउंड। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम्स में पूछा गया 2024 और 25 में।
क्वेश्चन क्या है कि पावर पॉइंट के अंदर आप लोग कुछ ऑडियो इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं ना, ऑडियो इफेक्ट्स, उनकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .wav, .wma, .mid, .mp3, ये मिलेंगे आपको ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होने वाले हैं। तो ये ऑडियो फाइल्स की फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, ये याद रखेंगे। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो वर्ड आ गया है रेजोल्यूशन, तो बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन पे, क्योंकि HSSC मेल कांस्टेबल में क्वेश्चन था कि रेजोल्यूशन है क्या, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी बातें सुन लेंगे हम जरा। ये आपकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस। तो उस पर ये पिक्सल्स हैं। कोई भी पिक्चर अगर बन रही है तो वो पिक्सल से बनेगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर क्या है, पिक्सल है। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करती हूँ तो मैं ऐसे कह देती हूँ, भाई इस पिक्चर का ना रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, या मैंने कह दिया जी इसका रेजोल्यूशन अच्छा है। तो रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, पिक्सल पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर चाहिए तो पिक्सल कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए और नज़दीक होने चाहिए। जैसे कोई फोटो है, आप उसको जूम करते हो, जैसे जैसे जूम करोगे क्या हो रहा है, पिक्सल बड़े हो रहे हैं, और आप कहने लगते हो जी अब तो ना पिक्चर जो है वो ब्लर होने लग गई है, उसके ना पिक्सल फटने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जूम कर रहे हो वैसे वैसे पिक्सल उसके बड़े होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की पिक्चर चाहिए तो पिक्सल कैसे होंगे, छोटे होंगे, नज़दीक होंगे और ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यानी रेजोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर डिपेंड करने वाला है, ओके। तो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्स में पूछी गई है। तो अगेन, तो रेजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल्स कहाँ है, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर। यानी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हो, कह लो इसको, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स याद रखोगे, रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स, ओके। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं जरा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मेजरमेंट ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन फॉर अ लैपटॉप इज 1280 इंटू 1024, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज टू मेजर स्क्रीन रेजोल्यूशन। लो भाई, स्क्रीन रेजोल्यूशन को किस में नापते हैं, फटाफट से बताएंगे। अभी अभी हमने बात की कि किस पे डिपेंड करेगा, पिक्सल पर। और अभी मैं बात कर रही थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर क्या है, दैट इज पिक्सल। तो आंसर क्या हो गया, पिक्सल हो गया, सिंपल। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपका CET का ही क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। और ये मेरी वीडियोस में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसमें MS एक्सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये RDBMS का एग्जाम्पल है। और RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कलेक्शन ऑफ टेबल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। बाकी सब के अंदर मोंगो DB, MySQL और एकल, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें और एग्जाम्पल्स की बात करूं तो क्वेश्चन आता ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। MS एक्सेस भी डेटाबेस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। MS एक्सेस, मोंगो DB लिखा हुआ है, MySQL लिखा हुआ है और एकल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है DB2, DBase, मोंगो DB लिखा हुआ था, PostgreSQL, SAP, ये सब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं DBMS के, ओके। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहले भी, काफ़ी पहले भी HSSC ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसके बाद CET में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। जब पहले, काफ़ी पहले HSSC ने क्वेश्चन पूछा था, तब उसमें जो नहीं था वो SAK था। SAK नाम का कुछ नहीं है, SAP नाम का हमारे पास DBMS का एग्जाम्पल है, ठीक है। और MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल है RDBMS, जहाँ पर आप टेबल्स का इस्तेमाल करते हो टू स्टोर डाटा, ओके। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ओके। थैंक यू सो मच।